हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। पॉलिटिकल क्लास में आप लोग का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो 12 से लेकर 35 तक भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मौलिक अधिकार दोस्तों होता क्या है समझते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है, अगर शॉर्ट में समझे तो देखिए, मौलिक अधिकार का कहने का मतलब है ना ही हमसे सरकार छीन सकती है, ना ही हमसे पब्लिक छीन सकती है हमारे मूल अधिकार को, उसे हम मौलिक अधिकार कहेंगे। लेकिन कानूनी अधिकार ये होता है कि जिसमें सरकार हमसे छीन सकती है, पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन हमसे सरकार छीन सकती है। ये होता है मौलिक अधिकार। चलिए भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक रूप है। प्राकृतिक रूप से जीने की तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, नैसर्गिक कहते हैं। प्राकृतिक रूप से तरीका जीने से हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग नैसर्गिक कहते हैं। यहां देखिएगा ध्यान से, ठीक है। पहले 7 था, अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, 6 हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ देखिए यूएसए से लिया गया है। ये जो था मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, संयुक्त अरब अमीरात से लिया है। देखिए भाई, अमेरिका में इसे हम लोग बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अमेरिका में हम लोग क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट कहते हैं। भारत में हम लोग मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। लेकिन अमेरिका में इसी को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। अमेरिका में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। फिर यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसे ब्रिटेन में प्रयोग किया गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, जो हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं भारत में, उसी शब्द का प्रयोग वहां मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के रूप में किया जाता है। तो ब्रिटेन में किया जाता है मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग, फ्रेंच भाषा का शब्द है। आइए हम लोग चलते हैं ट्रिक की ओर, फटाफट देर ना करते हुए हम लोग चलेंगे ट्रिक की ओर। ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति उपचार। समस्त शोध संस्कृति उपचार, समस्त शोध संस्कृति उपचार। ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। मूल अधिकार कितना, अभी वर्तमान में 6, 7 था, एक खत्म हो गया, बताएंगे कौन सा खत्म हुआ। देखिए समस्त शोध संस्कृति उपचार। सम का मतलब होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर देखिए स्वतः, ये स्वतः है ना, स्वतः का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर देखिएगा सौ मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 100 है ना, इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट प्लेसन, मतलब आर्टिकल 23 से लेके 24 तक है। उसके बाद ध में बताया गया धर्म के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। फिर देखिए संस्कृति, संस्कृति से क्या होगा, शिक्षा एवं संस्कृति अल्पसंख्यकों का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल, आर्टिकल 29 से 30। फिर है उपचार, यहां देखिए उपचार, उपचार से क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिट्स, 32 से 35 तक। तो याद हो गया होगा आपको आसानी से। देखिए समस्त शोध संस्कृति उपचार, समस्त शोध संस्कृति उपचार, ये ट्रिक है। सम से समानता का अधिकार, स्वतः से स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धो से धर्म के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति से शिक्षा एवं संस्कृति अल्पसंख्यकों का अधिकार, उपचार से मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, धर्म के विरुद्ध अधिकार 25 से 28 तक है, संस्कृति शिक्षा एवं संस्कृति अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 से 30 तक है, उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक है। समझ गए दोस्तों, उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे। ये तो हमारे मौलिक अधिकार है 6, याद करने का तरीका बताया आपको ट्रिक के माध्यम से। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों एक नोट पॉइंट देखिए, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। देखिए वो 7वां जो अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार, पहले 7 था, अभी 6 है। तो 7वां जो कौन था, संपत्ति का अधिकार। 44वां संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसे अभी ये कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार कर दिया इसको। अभी कौन सा अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया वो हम अभी आपको बता रहे हैं, समझ में बड़ी दिक्कत आ रहा था इसलिए। देखिए दोस्तों, जब हमारा मौलिक अधिकार का हम किसी के विरोध कर रहे हैं या किसी तरह का हम क्या बोलते हैं अभद्र भाषा बोल रहे हैं, तो उसमें क्या हमको मौलिक अधिकार मिलेगी। लेकिन उसका भी रीजन है, 3 रीजन है। 3 रीजन कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहीं अभद्र भाषा बोलते हैं, किसी प्रकार का गलत काम करते हैं, तो वो निलंबित कर सकते हैं। कौन निलंबित कर सकते हैं, राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, पर उस समय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये समाज में अधिकतर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम जगह लागू होता है। दूसरा चीज प्रतिबंध। देखिए अगर हम बहुत खराब है, समाज में दुरुपयोग वाला काम कर रहे हैं, बहुत खराब काम कर रहे हैं, ठीक है, दुर्व्यवहार वाला काम कर रहे हैं, तो संसद इस पे प्रतिबंध लगा सकता है, संसद इस पे प्रतिबंध लगा सकता है। और तीसरा बोलता है रक्षक। रक्षक कौन है,
तो हम लोग का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का मेरा हनन हो रहा है तो उसका रक्षक करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां से अपने मौलिक अधिकारों को छीन के ला सकते हैं। नौकरी लेना मेरा मौलिक अधिकार है, छीन के लेंगे, है नहीं, लेकिन छीन के लेंगे, मेहनत करेंगे छीन के लेंगे, ठीक है। चाहे आप जिस फील्ड में लो, परिवर्तनीय, क्या परिवर्तनीय है, हम बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके आवाज उठा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके आवाज उठा सकते हैं, वाद योग्य है, हम बोल सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, हम छीन के ले सकते हैं क्योंकि वो मेरा मौलिक अधिकार है। अब देखिए अनुच्छेद 12 अब चालू होता है आपका आर्टिकल, हम क्या बताए थे 12 से लेके 35 तक, अब चालू होता है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 12 में कहा गया, परिभाषा दिया गया है, मूल अधिकार का परिभाषा, कहने का मतलब है स्टेट की परिभाषा। स्टेट वो राज्य वाला स्टेट नहीं समझिएगा, ये संविधान की भाषा ही कुछ अलग होते हैं। स्टेट कहने का मतलब यही है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, इनको 3 भागों में बांट दिया गया। अगर कोई चीज अगर काम काज को देखना हो इसको, तो वे किस लेवल को देखेगा? तो इन्होंने 3 लेवल बना दिया, एक सेंट्रल, एक स्टेट, एक लोकल गवर्नमेंट। जैसे कहने का मतलब कि बिजली बिल है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बिजली बिल है, एयरपोर्ट है, क्या ये अपने आप में क्या है? स्टेट है। आप बिजली जला रहे हैं, आप कहेंगे हम बिजली बिल ही नहीं देंगे, मेरा तो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 नहीं। आप बिजली बिल आप उसका सही से उपयोग कर रहे हैं, बस यही होना चाहिए कि आप उसको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, आप उसका हनन कर रहे हैं, तो फिर आपको सजा हो सकती है। उसके बाद एयरपोर्ट में भी कुछ नियम कानून है। अगर आप कहीं पे एयरपोर्ट है, लैंड कर रहा है, तो वहां पे आप 5 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, ये सब नियम कानून है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 12 में किसके बारे में? मूल अधिकार का परिभाषा के बारे में कहा गया है, मतलब स्टेट के बारे में कहा गया है। स्टेट में क्या होगा? सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। अब छोटे छोटे गाँव में विवाद हो जाएगा, क्या सेंट्रल से आदमी जाएगा? नहीं जाएगा, उसके लिए मुखिया रख दिया गया है, सरपंच रख दिया गया है। इसी टाइप से एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण, मतलब आप कुछ ऐसा काम करें जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया है कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। अल्पीकरण मतलब होता है, हाँ, अगर दूसरे को तकलीफ पहुंचता है उसको हम लोग असंगत, जहां तहां ना जाए। कहने का मतलब यही है कि आप असंगत हो गए, कहने का मतलब यही है कि आपको घूमने की आजादी है, तो आप किसी का बेडरूम में थोड़ी ना घुस जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको बॉर्डर पे जाने की आजादी है, तो आप थोड़ी ना ऐसा है कि आप सीधा पाकिस्तान घुस जाएंगे। तो वही कहने का मतलब है डेरोगेशन, कहने का मतलब है अल्पीकरण, मतलब दूसरों को तकलीफ ना पहुंचा। आप ऐसा काम करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, किसी दूसरे को परेशानी ना उठाना पड़े, उसे कहते हैं अल्पीकरण। तो अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के बारे में चलता है। दूसरा असंगत के बारे में, इनोसिजन, जहां तक ना जाए किसी, एग्जाम्पल कहने का मतलब मेरा वही है। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के आगे सब बराबर होना चाहिए। विधि के समक्ष समानता, कानून है तो कानून सबके लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कानून अगर बना है तो सबके लिए बराबर बनाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अब यहां देखिए, कानून के समक्ष समानता, ये नंबर 1 देख रहे हैं, आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, लेकिन नंबर 1 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता के मतलब कानून के सामने सब कोई बराबर है, कानून के समक्ष सभी बराबर है, कानून के समक्ष सभी बराबर है। अब ये सबसे पहले कौन कहा था? एबी डेसी ने कहा था। कहां का रहने वाला था वो? ब्रिटेन का रहने वाला, कि कानून के सामने सभी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, सभी को सजा बराबर होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सभी को सजा बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब दूसरा चीज यहां पे प्रॉब्लम आ गया नंबर 2 में, कानून का संरक्षण समान। कानून का क्या होना चाहिए? संरक्षण का समान होना चाहिए। कानून तो होना चाहिए लेकिन उसको लिए कुछ बचा होना चाहिए। अब मान लेते हैं बड़े हैं 25 साल का और कोई छोटा बच्चा है 12 साल का, उसका हाफ टिकट ट्रेन में लगता है, मेरा फुल टिकट ट्रेन में लगता है। अब ससुरा उसमें परेशानी हो गया, ठीक है। अब देखिए कानून का संरक्षण समान, अब यही दिक्कत हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब कहने का मतलब छोटा बच्चा है तो उसका भी फुल टिकट, बड़ा बच्चा है तो उसका भी फुल टिकट। तो अमेरिका का जो कानून था, यूएसए का, ठीक है, यूएसए का जो कानून था उन्होंने इसको नहीं माना। यूएसए का कानून क्या कह रहा था? कानून का संरक्षण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया था? कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता है कि सबसे पहले एबी डिविलियर्स ने ब्रिटेन के किस कानून को माना था? कानून के समक्ष समानता। कानून का संरक्षण का सम्मान कौन दिया था? यूएसए से, ठीक है। आज भी ऐसा कानून बनाया गया। अब जैसे भारत में देख लीजिए, ऐसा कानून बनाया गया, आज भी महिलाओं को फांसी नहीं लगती है, आज भी महिलाओं को फांसी नहीं लगती है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान का भेदभाव का निषेध। देखो बाबू, आप किसी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के नाम पर किसी का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म स्थान पर किसी का भेदभाव नहीं कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि
कहने का मतलब हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, ठीक है। अब हम कहेंगे वो मुसलमान है, हम हिंदू है, हम उसको घर में आने नहीं देंगे, उसको वहाँ जाने नहीं देंगे, ये सड़क है, सड़क से चलने नहीं देंगे, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर आपको सजा हो जाएगी। जाति के नाम पर भेदभाव नहीं चाहिए। अभी जाति के नाम पर बहुत भेदभाव हो रहा है, वो फलाना कास्ट का है, सबसे ज्यादा तो लड़की सब चौपट करके रखी है अभी जाति के नाम से। हिंदू है मुस्लिम से शादी कर लेगी, मुस्लिम है हिंदू से शादी कर लेगी। अरे भाई जरा बात को समझो, समझ में आ रहा है? सीमा हैदर थोड़ी ना है कि पाकिस्तान से आपका क्या बोलते हैं भारत आ जाएगी। भाई वो पबजी खेल के भारत से पाकिस्तान आ गया, सॉरी पाकिस्तान से भारत आ गया, लेकिन आप पढ़ करके एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं ला सकते हैं? पढ़िए, मेहनत कीजिए, समझ में आ रहा है? देखिए उसके बाद जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान कहने का मतलब यही है कि आप है बिहार के, आप बिहार से जाते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में, अधिकतर भेदभाव हो जाता है, ओ वो तो बिहारी है, मार के भगाओ, ऐसा होता है। इस पे अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा मिल जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरी में समानता, कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समानता मिलेगी लोक नियोजन में, ठीक है। जैसे जाति, जाति, लिंग, स्थान, कहने का मतलब यही है कि धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर समानता नहीं मिलेगी, बस उस कंडीशन को देखा जाएगा उस समय। जैसे जाति के आधार पर, अब जाति में जैसे क्या, हम जैसे जाति में क्या जैसे जाति में देख लेते हैं हिंदू, तो हिंदू जाति है, क्या ब्राह्मण को आरक्षण है? नहीं है। मुस्लिम में है? नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि उस कैटेगरी को देखा जाएगा। जैसे जाति, अब जातियों में देखेगा कौन, जैसे एससी निचले जाति का हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये धर्म नहीं है, एससी कोई धर्म है? नहीं है, ठीक है। तो अब जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर दे दिया जाएगा, ठीक है, कि वो स्त्री है, वो पुरुष है। देखते हैं ना फॉर्म भरते हैं वैकेंसी, देखते हैं ना कि लिंग के आधार पर छूट, इसको 35% कटअप जाता है। अच्छा, महिला का कितना गया? 108, और पुरुष का कितना गया? 115। देता है कि नहीं आरक्षण? उसके बाद स्थान के आधार पर आरक्षण देता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब यही है कि पूर्वोत्तर राज्य, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, देखिए असम वाला हो गया क्षेत्र हो गया, त्रिपुरा वाला क्षेत्र हो गया, पूर्वोत्तर राज्य वाला क्षेत्र को क्या मिलता है? स्थान के नाम पे छूट मिलता है वहां पे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका यही है कि जिस दिन ये इक्वलिटी में आ जाएगा, समानता में आ जाएगा, उस दिन हम उस चीज को छीन लेंगे, उस दिन आपको हम बराबर कर देंगे, उस दिन आरक्षण नहीं देंगे। इसलिए अब इसको बढ़ावा दिया गया है, समझ में आ रहा है? चलिए, इसको आरक्षण दिया गया है। 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम लोग बोलते हैं छुआछूत का अंत। अधिकतर ये ग्रामीण क्षेत्र, और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो बहुत कम होती है। शहरी में किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है, कौन आता है कौन जाता है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन ईसाई, सब आपस में भाई भाई, समझ में आ रहा है? किसी को कोई मतलब नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप चले गए ना ऐसे करके किसी का घर में कीर्तन उर्तन गाने के लिए चले गए, अरे उसको उधर बैठा ढोलक छू दिया, मंदिर गंदा कर दिया, ये सब बहुत भेदभाव करता है, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा। गांव में रहते हैं, आपको पता ही होगा कितना भेदभाव। मूर्खों सबको अभी भी सुधर जाओ, अभी भी नहीं समझता है, समझ में आ रहा है? अभी भी सुधर जाओ, हम बताना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? देख लो, दूसरा चीज देखो, 1955 में ये कानून लाया गया था। 1955 में ये कानून लाया गया कि किसी के साथ भेदभाव हुआ, किसी के साथ भेदभाव हुआ, किसी के साथ गलत व्यवहार हुआ, तो अब देखना 1989 में ये कानून लागू कर दिया गया, हरिजन एक्ट। बहुत सारे ऐसे कानून लाया गया, जैसे हरिजन एक्ट हुआ, कानून पारित किया, अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो इस एक्ट के तहत मुकदमा लड़ सकते हैं, उसको सजा दिलवा सकते हैं। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। आपको दिया गया पहला उपाधि, जैसे 60-61 में जो भी उपाधि दिया गया था, कहा गया कि आप उस उपाधि को नहीं रख सकते हैं। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उपाधि रखने से क्या होता है, अपने आप को क्या दिखाता है? वो ऊंचा दिखाता है, अपने आप से ऊंचा दिखाता है, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। हाँ, जैसे सुल्तान, नाइटहुड, महाराज, बादशाह, राय बहादुर, ये सब क्या थे? ये सभी उपाधि थे, ये सभी क्या थे? उपाधि थे। पर ये सारे उपाधियों को क्या कर दिया गया? अंत कर दिया, ये सारे उपाधियों को अंत कर दिया। हाँ, लेकिन एक चीज रख सकते हैं, जैसे नेशनल अवार्ड हुआ, नेशनल अवार्ड ले सकते हैं, पर नेशनल अवार्ड के आगे में आप सरनेम नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? भोला सर भारत रत्न नहीं लिख सकते। हाँ, भारत रत्न मिला हमको। एजुकेशन रैंक, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं एजुकेशन, जैसे प्रोफेसर हुआ, डॉक्टर हुआ, आप रैंक लिख सकते हैं, सिंगर, साइंटिस्ट, ये सब लिखता है अपना अपना नाम, प्रोफेसर नाम, ये लिख सकते हैं। वो आपका ज्ञान है ना, वो आपका ज्ञान है, कोई आपको दिया हुआ चीज नहीं, तो ज्ञान से अर्जित किया हुआ चीज को आप लोग दिखा सकते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं भाई आगे। मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई, पंचवर्षीय योजना पढ़िएगा। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था, निशान पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान का अवार्ड का नाम सुने? निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, इस तरह का नाम होता है वहाँ का अवार्ड का। भाई परेशान हो जाइएगा वहाँ पे सुनिएगा तो, इस तरह का अवार्ड नल्ला नल्ला ही रहेगा। हम लोग का देखो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, समझ में आ रहा है? पद्म भूषण, कितने अच्छे अच्छे नाम। चलिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 से पहले भाई हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक किसकी बात करता है? समानता के अधिकार की बात करता है। क्या समानता के अधिकार का बात करता है कि नहीं? देखिए, विधि के समक्ष क्या होना चाहिए?
कानून सबके लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कानून संरक्षण समान बराबर होना चाहिए। धर्म जाति लिंग आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब धर्म कोई भी कहीं जा सकता है। लोक नियोजन सरकारी नौकरी में क्या होना चाहिए, समानता, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, स्थान के आधार पर हो, सभी को। अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए, कोई छुआछूत नहीं, सभी बराबर होना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण हो, क्षेत्र हो, सभी में। उपाधियों का अंत कर दिया गया, चाहे वो कैसा भी हो, अगर आप एजुकेटेड आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, आपको वो आपका जो ज्ञान है अर्जित है वो आप अपनी मेहनत से अर्जित कर सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं नेशनल अवार्ड और एजुकेशनल में। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 का ए, चाहे ए लिखिए, क ख लिख के नंबर दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, या 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक लिख सकते हैं। देखिए भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहने का मतलब यही है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। इसमें और एक चीज जो है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता। जीतता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, इंडिया जीत गया, तो हम लोग क्या करते हैं, झंडा लहराते हैं। तो झंडा लहराने की स्वतंत्रता कहने इसी में है। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, आप क्या क्या बोल सकते हैं, झंडा लहरा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, मौन रख सकते हैं, मौन व्रत कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे कोई किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो मौन व्रत रख सकते हैं, ठीक है। इसमें मीडिया को भी रखा गया, मीडिया को भी मीडिया भी खुल के क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चौपट अभी मीडिया ही करके रखा है, मीडिया वालों ने सबसे ज्यादा चौपट करके रखा है, ठीक है। एकदम जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाता, उसके विरुद्ध दिखाता है, समझ में आ रहा है। बहुत सोशल मीडिया तो खतरनाक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन देख रहे हैं, यहां से यहां तक आप देखिए, बोलने की स्वतंत्रता, जब आप बोलेंगे, जब आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, तब आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तब आप 2-4 लोगों को सभा, 2 बार 3 बार सभा कीजिएगा, 2 बार 3 बार जैसे सभा कीजिएगा तो आप क्या बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। सी में क्या बोलता है, आप संगठन बना सकते हैं। उसके बाद जब आपका संगठन बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। संचरण मतलब क्या होता है, घूमना, संचरण मतलब घूमना। जब आप कहीं घूमेंगे तो आप खोजेंगे ना कि हम कहीं निवास कर ले, कहीं बस जाए तो कहीं बस जाएंगे। 5 में निवास, 6 में संपत्ति। देखिए इसी को हटा दिया, हम आपको शुरू में ही बताए थे, संपत्ति को क्या कर दिया, हटा दिया, संपत्ति अधिकार को हटा दिया, वो मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है, समझ में आ रहा है। और जब निवास करेंगे तो क्या करेंगे, व्यापार, तो सरकार छूट देती है। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की, संगठन बनाने की, संचरण घूमने की, निवास करने की, व्यापार करने की। 6 चीजों को दिया गया, 7 था, एक को हटा दिया, किसको, संपत्ति को। अरे भाई इसमें 19 का ए बी सी डी, इसमें भी 7 है, एक को हटा दिया 6, तो ये मत समझिएगा ये 19 का तो एक छोटा पार्ट है, इसको रीड बोलते हैं, संविधान की रीड बोलते हैं, संविधान की रीड बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें से एफ नंबर को हटा दिया गया, संपत्ति को, इसमें है 6, लेकिन हमारा मूल अधिकार है 6, समझ में आ रहा है। और 19 का ए में भी है 6, तो ये मत मार दीजिएगा, समझ में आ रहा है। चलिए सुनिए, देखिए सभा कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, सभा कीजिए, पर लेकिन लोगों को एकता और अखंडता नहीं होना चाहिए, लोगों में एकता अखंडता, समझ में। अब लोग एक होकर के, अब लोग एकता होकर के है, अब वहां जाके सभा कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हुआ, फिर आपको सजा हो जाएगी। कहीं सुरक्षा है, कहने का मतलब कहीं सुरक्षा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, अब आप जाके किसी को हटाइएगा, हटाइए, हमको देखने दीजिए, प्रधानमंत्री आया हुआ है, ये क्या हो गया, फिर खिलाफ हो गया। पब्लिक, आप पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। चौथा चीज, विदेशी संबंध, विदेश से कोई आया है, सभा कर रहा है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर आपने इस सबको डिस्टर्ब लिया तो आपको फिर कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट आप निर्णय लेंगे, कोर्ट फैसला ले लेगा, समझ में आ रहा है, फिर इस पर कोर्ट फैसला लेगा, आपको सजा हो सकती है। तो सभा, संगठन, संचरण, निवास और व्यापार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 6 याद रहेगा। ए बी सी डी ई एफ को हटा दिया है, जी, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 20, आइए अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में आरक्षण। भाई अगर कोई अपराध करता है, अगर कोई अपराध किया है तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में आरक्षण। देखिए क्या आरक्षण है, ठीक है, कोई एफआईआर कर दिया, कोई झूठ मूठ का भी एफआईआर कर देता है, समझ में आ रहा है। किसी को छेड़िए मत, कहेगा हमारा बेटी को छेड़ दिया था, गाभा बना करके रखेगी उसको, ए बोलो ना, ऐसा किया था, वैसा किया था, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं होगा वो सबसे, समझ में आ रहा है। अरे भाई क्या बताएंगे, बद्दी भ्रष्ट वाला आदमी है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि का संबंध में आरक्षण। अपराध के समय का कानून, देखिए भाई ये कहता है कि कोई अगर एफआईआर कर दिया तो आपको तो सजा नहीं हुआ, आपको एफआईआर किया है, एफआईआर करने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि कोर्ट में सिद्ध ना हो जाए, जब तक कि कोर्ट में प्रूव ना हो जाए, तब तक आपको सजा नहीं मिलेगा। उसका 3 कारण है। पहला देखिए, अपराध के समय का कानून, अपराध जिस समय किए हैं आपको कौन सा कानून लगेगा उस समय। कहने का मतलब यही है कि हम कुछ अपराध किए हैं, ठीक है, अब हम चोरी कर लिए हैं, तो चोरी करके जिस समय हम चोरी किए हैं 2020 में कानून है, हम चोरी करके गए, ठीक है,
तो मेरा वही सजा मिलेगा ना, हमको चोरी का ही सजा मिलेगा ना। अब पता चलेगा कि 25 में कानून बन गया कि जो चोरी किया उसको फांसी दे दिया जाएगा, तब क्या होगा? तब वो कानून लागू नहीं होगा। जो 2020 में कानून लागू हुआ था, अब जो चोरी किए थे 1 साल का सजा, वही कानून लागू होगा, 2025 वाला कानून लागू नहीं होगा। दूसरा चीज, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगा। आपने एक अपराध किया है तो आपको एक ही सजा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब, आपने 3 लोगों को गोली मार दिया, एक ठाए ठाए ठाए, खत्म हो जाओ। 3 लोगों को आपने क्या मार दिया? गोली मार दिया। वो अगर आप पे केस कर दिया, पहला सजा, दूसरा व्यक्ति केस कर दिया, दूसरा सजा, तीसरा व्यक्ति केस कर दिया, तीसरा सजा, तो ये आपको 3 तरह का सजा मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, बट उस पर क्या होना चाहिए, उस पर लिबरलाइज हो जाता है, समझ में आ रहा है। फिर देखिए, एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा, समझ में आ रहा है। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए पुलिस को देखते हैं, मारता है, डंडा 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 मारता है, और क्या कहता है, बोलो बोलो कि हम जो अपराध किए, बोलो बोलो बोलो, जबरदस्ती को बुलाता है, समझ में आ रहा है। यही चीज है, समझ में आ रहा है। खुद की गवाही सिद्ध नहीं होता। अब चलते हैं, अब यहाँ देखिए भाई, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 आइए, अनुच्छेद 21 में क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण को बोलते हैं लाइफ, दैहिक को बोलते हैं पर्सनल। तो इसमें देखिए, प्राण, प्राण मतलब लाइफ, तो जिंदगी जीने के लिए क्या होना चाहिए? पर्यावरण। पर्यावरण पर डिस्टर्ब ना हो। गाड़ी चला रहे हैं भ्रूम भ्रूम करके, समझ में आ रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, तो गाड़ी आपको रख लेगा, गाड़ी रख लेगा आपका, समझ में आ रहा है। ज्यादा पोल्यूशन होगा, खाना में गाड़ी बंद हो जाएगा। भाई आप आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करना भी क्या है? अपराध है। खुद से भी सुसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा जिंदगी आ गया। अगर खुद से सुसाइड करते पकड़े गए तो धारा 309, या धारा लिख लीजिए, धारा 309 के तहत आपको लेकर के चला जाएगा, ठीक है। क्यों, आपसे सवाल पूछेगा क्यों आत्महत्या कर रहे थे, ये सारा चीज, ठीक है। दूसरा चीज है, ये लाइफ हो गया, प्राण। दूसरा चीज है पर्सनल, दैहिक। कुछ इसमें पर्सनल है, जैसे एकांत, जैसे हम अकेले रह सकते हैं, हम अकेले रह सकते हैं, मेरा मन, ठीक है। हम अकेले विदेश जा सकते हैं, मेरा मन। हम एकांत में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज निजता, मतलब प्राइवेसी। हम अपने प्राइवेसी चीजों को अपने पास रख सकते हैं। अब पासपोर्ट मांगोगे तो हम पासपोर्ट देंगे मोबाइल का? नहीं देंगे, एग्जांपल समझिए। पासपोर्ट मांगेगा, देंगे? नहीं देंगे। तो अपनी प्राइवेसी चीज को रख सकते हैं। अब गर्लफ्रेंड से कोई चैट कर रहा है, अब उसको बोलो कि स्क्रीनशॉट दो, कोई देगा? नहीं देगा, समझ में आ रहा। लेकिन अभी क्या हो गया है, इंसानों को नहीं पता। हाँ, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर। क्या बोले और? चलिए, एडल्टी, एडल्टी मतलब होता है व्यक्त विचार, मतलब व्यक्त विचार। व्यक्त विचार कहने का मतलब यही है, वे विचार करने का मतलब यही है कि आप शादीशुदा महिला से क्या बना सकते हैं? संबंध बना सकते हैं, शादीशुदा महिला से संबंध बना सकते हैं। हाँ, बट उस कंडीशन में, जैसे कोई महिला आपको चाहती है और आप भी उस पुरुष को चाहते हैं, तब तो ठीक है। अगर नहीं, अगर उस महिला का पुरुष अगर आपके ऊपर केस कर दिया और महिला अगर बोली नहीं 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 नहीं, हमको बहला फुसला करके ले गया था, ऐसा होता है? बोलता है बोलो ना, बोलो ना, ऐसा होता है? ऐसा हुआ है किसी के साथ? बोला ए बेटी बोलो ना, बहला फुसला करके ले गया था, बोलो ना, जबरदस्ती बोलेगा, समझ में आ रहा है, तब तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। महिला को कुछ नहीं होगा, आप ही के ऊपर केस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये महिला संबंध आईपीसी धारा 497 के तहत इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ये पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, इसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा पर बहुत जगह होता था, जब राजा महाराजा जब रहता था यहाँ पे, 60, 61, 65 की बात है, जब ये बहुत ही अधिक चलता था। तो सुनिए, यह हो गया अनुच्छेद 21 की बात। अब आते हैं, इसी में एक और जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 का क में क्या कहता है कि आप तो सारा कुछ दे ही रहे हैं, एक चीज इसमें और जोड़ दीजिए, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। शिक्षा का अधिकार जोड़ने के बाद 6 से लेकर 14 वर्ष के निःशुल्क, मतलब 6 से लेकर 14 साल के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए। और ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, ठीक है। संविधान संशोधन वाला पार्ट आपको हम अलग से पढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 21 को में, आर्टिकल 21 को में। 6 से लेकर 14 वर्ष की निःशुल्क वाले बच्चे को क्या देना? निःशुल्क मतलब फ्री शिक्षा देना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण, कुछ दशाओं में कुछ कंडीशन होगा। जैसे हमको गिरफ्तारी कर लिया, हमको गिरफ्तारी कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, हम तो सवाल कर सकते हैं ना। तो 3 कारण से हम लोग सवाल कर सकते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में कहा गया कि हिरासत में लेने का कारण बताइए इंस्पेक्टर साहब, हमको क्यों पकड़े हैं, कारण बताइए, रीजन बताइए, बताना पड़ेगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना। उसको जब गिरफ्तार किए हो तो 24 घंटे के अंदर में क्या बनता है? उसको कोर्ट में पेश किया जाए। क्या किया जाए? पेश किया जाए। पर बोलने वाला ही नहीं होता है, कोई बीमारी रहता है, जज साहब हमको छोड़ दीजिए, हाथ जोड़, वो काम नहीं। आप भाई शिक्षित बनिए, एजुकेटेड बनिए, अब किसी का हिम्मत नहीं है,
समझ में आ रहा है? पसंदीदा वकील से सलाह लेने का अधिकार, आपको लेके चला गया था ना, आप अपना पसंदीदा वकील से सलाह ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? पसंदीदा वकील से सलाह ले सकते हैं। चलिए बातों को समझ गए। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्र होना खुले रूप से, ये मेरी आजादी है। हिरासत में लेने का कारण, 24 घंटे अंदर कोर्ट पे पसंदीदा कारण, ये सब हम खुद से सवाल कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता कारण ये थोड़ी ना है कि कोई शादी ब्याह हो रहा है, वो शादी ब्याह में जाकर के दूल्हा को धकेल दे और अपने जाकर के माला पहन ले, तब तो बड़ी मार पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे चलते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए भाई साहब, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, किसी को तस्करी नहीं करवा सकते हैं। तस्करी कहने का मतलब ये है गांजा दारू भांग ये सब नहीं बेचवा सकते हैं। तीसरा चीज है बंधुआ मजदूर, किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बना के काम नहीं करवा सकते हैं। बलात् आश्रम, कोई छोटा बच्चा को आप काम नहीं करवा सकते हैं, किसी को जबरदस्ती ले आकर के फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर रहे हैं, आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर रहे हैं, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हैं, तब फिर आपको सजा हो जाएगी। फिर अनुच्छेद 24 में कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अरे भाई साहब, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में काम करना बिल्कुल सख्त मना है। मना क्यों है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कारखाने में आप उसको काम नहीं करा सकते हैं, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी। खदान उदान, जो कोयला उला का खदान होता है उसमें आप काम नहीं करा सकते, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी। विनाशक कार्य नहीं करा सकते, जैसे बम बनाना, पटाखा बनाना, ये सब काम नहीं करा सकते, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं आगे। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 25। देखो 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार कितना? 6। अभी आपको फिर से लेके जाएंगे, समझ में आ रहा है? 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या बोलता है? अंतःकरण। अंतःकरण कहने का मतलब यही है कि आप अंतःकरण मन ही मन किसी भी चीज को मान सकते हैं। कहने का मतलब यही है, मन ही मन किसी भी चीज को मान सकते हैं, मन ही मन किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब यही नहीं कि आप, कहने का मतलब यही है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख, हम भी जैसे मन ही मन, कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत नाच जो है ना हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम भी कभी कभी गुना देते हैं, हम भी कभी कभी गुनगुना देते हैं जब हमको नाच अच्छा लगता है। एक नाच बहुत अच्छा है, वो वाला नाच, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अब हमको अच्छा लगता है तो अब हम क्या करें? मस्जिद में जाके चिल्लाएं और गाना गाएं? नहीं, आप मन ही मन सुन सकते हैं, मन ही मन गा सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं होगा। ये होता है आपका अंतिकरण। ये व्यक्तिगत, ये किसी व्यक्ति पर लागू होता है, पर्सनल। ये व्यक्तिगत, आप मन ही मन इस चीज को गुनगुना सकते हैं, सुन सकते हैं किसी भी चीज को, जिन धर्म को सुनिए। धार्मिक कार्य के रीति रिवाज, आपको धार्मिक कार्य है, रीति रिवाज है, आप इस चीज को मान सकते हैं। जैसे हिंदू भाई जो होता है वो क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। मुसलमान भाई क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। ये क्या है? आपका रीति रिवाज है, व्यक्तिगत है। धार्मिक प्रचार प्रसार भी करते हैं, जैसे कहने का मतलब यही है कि जैसे हिंदू भाई हुआ, मुस्लिम भाई हुआ, जैसे हिंदू भाई क्या करते हैं? उसका वो व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं? सिंदूर लगाते हैं। क्या करते हैं? सिंदूर लगाते हैं कि नहीं? और मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं? वो हिजाब लगाते हैं। हिंदू भाई लोग क्या करते हैं? होली खेलते हैं, होली में रंग लगाते हैं। रमजान में क्या करते हैं मुस्लिम? अभी रमजान का महीना चल रहा है तो मुस्लिम भाई लोग क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो ये व्यक्तिगत रूप से होता है। लेकिन अनुच्छेद 26 कहता है ये व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक। क्या होना चाहिए? सामूहिक होना चाहिए। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, इसमें धार्मिक कार्यों का आप प्रबंधन कर सकते हैं। आपको अगर मन है तो आप किसी भी चीज का स्थापना कर सकते हैं। आपको मन है तो आप मंदिर की स्थापना कीजिए, आपको मन है तो आप संपत्ति को जुटाइए और किसी मस्जिद की स्थापना कीजिए, किसी गुरुद्वारा की स्थापना कीजिए। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 26 बोल रहा है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता में भी क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, मतलब धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो व्यक्तिगत रूप से, दूसरा कौन से रूप से? सामूहिक रूप से। धार्मिक कार्य के रीति रिवाज पे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जिसका जिसका अपना अपना जो धर्म है वो चीज को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कहने का मतलब है, अनुच्छेद 27 बोलता है कि कोई भी धार्मिक कार्य होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मंदिरों में बहुत सारे पैसे आते हैं तो वो टैक्स नहीं लगता है, उसमें सरकार को टैक्स देना नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ होते हैं सेटिंग तो पुजारी को इतना रुपया देती है, किसी को, वो अलग सी बात है, लेकिन टैक्स नहीं लगता है। मस्जिद गुरुद्वारा इस में टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। कहने का मतलब यही है कि सरकारी खर्च से चलने वाले, सरकारी खर्च से जितने भी शिक्षण संस्थान चलेंगे उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। जैसे विद्यालय में सरकारी, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं
नर्सरी वाला देख लीजिए, 10th वाला देख लीजिए, उसमें धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं की जाती है। समझ में आ रहा है? वो कल्चरल है, जो हम लोग बोलते हैं ना प्रस्तावना, हम भारत के लोग, हम जो भी कहते हैं, उसमें धार्मिक नहीं। क्या एक विशेष धर्म का पढ़ाई किया जाता है? क्या हिंदू के बारे में बताया, मुसलमान के बारे में, बुद्ध धर्म का नहीं, वो एक कल्चरल है। वो क्या है? कल्चरल है। वो कल्चरल के बारे में बताया जाता है। अब चलते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 29 से 30। 29 से 30। अब 29 से 30 के बारे में देखते हैं। संस्कृति और अल्पसंख्यकों का अधिकार। संस्कृति और अल्पसंख्यकों का अधिकार 29-30 में क्या है? संस्कृति और अल्पसंख्यकों के लिए, जहाँ कम जनसंख्या है उसके लिए भी कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया, उसमें कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया। जैसे 29 में क्या बताया गया? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा 29 में बताया। जैसे 29-30 जैसे 23-24 एक जगह सटा हुआ था, उसी तरह 29-30 भी एक जगह सटा हुआ है, बट अलग अलग है। ठीक है। 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए क्या होना चाहिए? संस्कृति पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। भाई भाषा से हम किसी को दूर नहीं कर सकते हैं, लिपि से हम किसी को दूर नहीं कर सकते, धर्म से नहीं, जाति से नहीं, ये सबसे वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा संस्कृत है सलाम अलैकुम कहना, हम अब क्या आप हमको ये तो मेरा क्या है? ये मेरा संस्कृति है। समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या है? संस्कृति है। हिंदू भाई बोलते हैं नमस्कार, ये भी क्या है? मेरा संस्कृति है। भाषा कोई भी बोल सकता है। जैसे कहने का मतलब यही है, उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं? उर्दू में हम लोग जल बोलते हैं शायद, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही चीज है, भाषा से भी नहीं बोल सकते किसी को। लिपि, अरे भाई अब उर्दू हम लोग कोई बाएं से दाएं लिखता है, और हिंदी दाएं से बाएं लिखता है, वही। धर्म से भी नहीं, क्या किसी को धर्म का रोक टोक है कि वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो आ नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। जाति के आधार पर वंचित नहीं कर सकते हैं। तो अल्प संस्कृति और अल्पसंख्यकों का ये अधिकार दिया जाए कि इस पर रोक टोक ना हो। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकती है, सरकार उन्हें धन उपलब्ध कराएगी। कहता है कि अल्पसंख्यक भी अपनी ओर से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उसके लिए खुद उसको धन देगी। जैसे मदरसा में जाइएगा, स्पेशली मदरसा का पढ़ाई होता है। संस्कृत विश्वविद्यालय में जाइएगा, संस्कृत की पढ़ाई होती है। हालांकि ये शिक्षा के लिए होती है, जानकारी के लिए होती है, ये आप भी सीख सकते हो, कोई भी जाके सीख सकता है। ठीक है। तो ये 29 और 30 संस्कृत और अल्पसंख्यकों का अधिकार के बारे में बताता है। चलिए आगे चलते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे एक बात आपको अनुच्छेद 19 पर आए थे, 19 का जी में क्या 6 नंबर छाना संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 में जो 7 पॉइंट है ABCDEFG है, अब देखिए जी को हटा दिया, संपत्ति का अधिकार से हटा दिया। पहले क्या होता था? संपत्ति को खरीद सकते थे, संरक्षित कर सकते थे। देखो भाई कहीं रेलवे वगैरह बन रहा था, कहने का मतलब यही है कि रेलवे वगैरह बन रहा था, अब किसी का घर रेलवे के रास्ते में पड़ गया, तो अब वो क्या करेगा? सर वो कहेगा हम अपना संपत्ति नहीं देंगे। देखो आर्टिकल 19 में जाकर के पढ़ो। ठीक है। तो वापस सही बात है कहने का मतलब। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या माने किसी रेलवे लाइन को हमको ले जाना है, आगे में किसी का घर पड़ गया, तो अब उस रास्ते से नहीं, कहेगा जाओ तुम घुमा करके लेके जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया कि संपत्ति का अधिकार को क्या किया 19 में हटा दिया संपत्ति का अधिकार को। इसलिए 44वां अनुच्छेद 31 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये कानूनी अधिकार कर दिया, और उसको ठेल के ऐसा जगह भेज दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 ये 4 अनुच्छेद हम आपको अलग से वीडियो बना के लाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, और वो लंबा वीडियो भी बनेगा, क्योंकि जितना ये पढ़ा है उतना फिर वो वीडियो बन जाएगा 4 आर्टिकल में। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। समझ में आ रहा है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।